नमस्कार दोस्तों, कैसे मैं अंकित आप लोग के लिए फिर से जो मॉडर्न इंडिया का जो सीरीज हमारा चल रहा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन का लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ब्रिटिश के पास डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर कर्नाटक वार, सब एक एक करके। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सबसे पहले तो पुर्तगीज आए थे, आपको याद होना चाहिए। फिर भारत में आए थे, आने क्रम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डेनिश आए थे और फिर फ्रेंच आए थे। लेकिन जब कंपनी इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी तो पहले आपके पुर्तगीज आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर आपके डच आए थे, फिर डेनिश हो जाएंगे और फिर फ्रेंच हो जाएंगे। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में ही हो चुकी थी, जबकि जो डच है उसकी कंपनी की स्थापना हुई है मार्च 1602 में। देखिए 2 साल बाद कंपनी की स्थापना हुई है, इसलिए कंपनी स्थापना के मामले में ये जो डच है वो बाद में हो जाएगा और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हालांकि आते हैं भारत में डच के बाद में। अब हम डेनिश पे चलते हैं, तो अब डेनिश में देख सकते हैं कि जो डेनिश है वो ब्रिटिश के बाद में 1616 में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेनिश मतलब जो आज स्पेन के तौर पे हम देख सकते हैं, तो जो डेनिश है वो भारत में कब आए थे? तो सब क्रम में आपको याद होना चाहिए 1616 में आए थे। उसके बाद देखिए बच्चों, सबसे हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो फर्स्ट फैक्ट्री जो था डेनिश का वो 1620 में तंजौर में किया गया था, तंजौर के त्रैम्बकर में। ठीक है, फिर 1676 में इसने अपना श्री रामपुर बंगाल में सेकेंड फैक्ट्री स्थापना किया। फिर डेनिश को देखिए ऑलरेडी यहाँ पे डच पावर में थी, पुर्तगीज पावर में थी और आपके ब्रिटिशर्स थे, ये सभी अपने आप में पावरफुल थे, मतलब सब शक्ति से समृद्ध थे। तो ऐसे में डेनिश जो था वो एडजस्ट नहीं कर पाए भारत में और सारा कुछ अपना जो है 1745 में आप देख सकते हैं कि भारतीय फैक्ट्री को अंग्रेज कंपनी के हाथों बेच करके वो भारत से चला गया। और कहाँ चला गया था? वो चाइना चला गया था। ठीक है, तो देखिए डेनिश ज़्यादा नहीं है, डेनिश में बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि डेनिश जो है वो कब आए थे? तो 1616 में आए थे ब्रिटिश के बाद। इसकी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तंजौर याद रखें, 1620 याद रखेंगे, दूसरी 1676 आप याद रखेंगे। और उसके बाद 1745 में इन्होंने क्या किया कि अपनी सभी भारतीय फैक्ट्री को अंग्रेजी कंपनी के हाथों बेचकर ये चले गए थे। ठीक है, अब देखिए अब इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंच। अब ये फ्रेंच इसलिए है क्योंकि इसी फ्रेंच के कारण जो है कर्नाटक वार होता है। क्या होता है? कर्नाटक वार होता है, और वो भी एक नहीं, 1 2 और टोटल 3 वार होते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे कर्नाटक वार में। तो देखिए और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें एक तरह से अगर ट्रेडर्स के रूप में, तो सबसे लास्ट में भारत में आने वाले जो व्यापारी थे वो फ्रांस थे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगीज, और सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी। ठीक है, एक बात याद रखें, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी गए थे 1961 में। ठीक है, आज़ादी के बहुत दिनों बाद। तो इस तरह से देख सकते हैं। आप देखिए ये किन के प्रयासों से हुआ था, तो याद रखिए जो फ्रेंच था वो हेनरी चतुर्थ, एक रिचलू और कोलवाट, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि फ्रांसीसी कंपनी को पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस कराया गया, हमेशा कहा गया। तो ऐसे में कोलवर्ट जो थे, एक लुईस चौदहवां, उस समय के जो सम्राट लुईस चौदहवां थे वो कोलवर्ट के मंत्री थे। उन्हीं के प्रयासों से 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बच्चों कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी, जो कि सबसे लास्ट में। और किसकी मदद से किया गया था? तो आप याद रखेंगे कोलवर्ट की मदद से। किसकी मदद से? कोलवर्ट की मदद से। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है कि जिस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय फ्रेंच के शासक कौन थे? फ्रेंच के शासक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे लुई 14वां, लुई 14th। ठीक है, इन्हीं की मदद से ऐसा किया गया था। और कंपनी का जो नाम है आप देख सकते हैं, कंपनी नेम द कंपनी द इंडस ओरिएंटल। ठीक है, द कंपनी द इंडस ओरिएंटल आप याद रखेंगे, फ्रेंच कंपनी का नाम था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1664 से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। और देखिए 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किया गया। तो आप याद रखें सूरत में पहले स्थान पे स्थापना करने के मामले में ब्रिटिशर्स भी थे और फ्रेंच भी थे, दोनों ही सबसे पहले कहाँ की है? सूरत में की है। हालांकि फ़र्क है
कि 1608 में सूरत में अस्थाई कंपनी की निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा। और फिर 1613 में एडवर्ड के अगुवाई में सूरत में अस्थाई कंपनी का निर्माण किया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं 1668 में सूरत में ही फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किया गया था, और उस दल को, जो कंपनी स्थापना किया था, उस दल को लीड किया गया था फ्रांसीसी कैरोन या फ्रैंको कैरो को बोलते थे इनको, इनकी मदद से। ठीक है। अब 1669 में मतलब 1669 में भारत के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना खोला गया। तो आप याद रखेंगे, देखिए ये सारे आपको फैक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंपनी स्थापना किया था और नहीं किया था, इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप देखिए एक तरह से सूरत हो चुका है, दूसरा आप देखेंगे मसूलीपट्टनम हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे मसूलीपट्टनम में कब किया है, 6669। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है फ्रांसीसी मार्टिन, उन्हीं कैरो का नाम है। सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी इनको दिया गया। ये क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, आपके नॉलेज के लिए मैंने दिया है। ठीक है। उसके बाद है फ्रांसीसी मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1672 में तंजौर के शासक के मद्रास के निकट सेंट थॉमे प्राप्त किया। आप याद रखें कि 1664 से स्टार्ट होती है, 1669 मसूलीपट्टनम, 1672 में तंजौर के शासक जो थे उससे मद्रास प्राप्त किया, और वो सेंट थॉमे उसको नाम रखा था। ठीक है। 1673 में देखेंगे जो फ्रांसीसी मार्टिन है और एक बिलंगा लेस्पियन, उन्होंने क्या किया था, वालीकोंडापुरम एक गांव का नाम था, वहाँ के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट लिया, और फिर क्या किया, उसी गांव का नाम क्या रख दिया था, आपका पौंडीचेरी। और बाद में यहाँ पे 1701 में इसे क्या किया, पौंडीचेरी नाम रखकर इन्होंने अपना एक हेड क्वार्टर बना लिया। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 1673 में क्या किया था फ्रांसीसी मार्टिन और विलांग लिसिपने ने, कि वालीकुंडमपुरम नामक एक गांव था, वहाँ के मुस्लिम जमींदार थे शेर खालोदी, उससे छोटा सा गांव प्राप्त किया, और फिर इस गांव को पुडुचेरी के रूप में विकसित किया, और बाद में 1701 में इस पुडुचेरी को अपना हेड क्वार्टर बनाया। और देख सकते हैं फ्रांसीसी फ्रैंको या मार्टिन भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक प्रशासक या शासक किसे माना जाता है, संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन को। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए बंगाल में फ्रांसीसी मुगल सूबेदार संहिता खां से भूमि प्राप्त कर 1690 में चंद्रनगर प्रसिद्ध केंद्र बनाया। मतलब संहिता खां से भूमि प्राप्त किया था, कहाँ से, बंगाल से, और 1690 से 92 में उन्होंने चंद्रनगर को क्या किया था, इम्पोर्टेंट बनाया था। तो अब देखिए, अब तक आप देखेंगे तो अब तक जो केंद्र है वो सूरत निकल कर आया, मसूलीपट्टनम निकल कर आया, फिर आप देखेंगे पुडुचेरी, और आप क्या है, चंद्रनगर। तो ये चार तो आपको याद होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फ्रेंच कंपनी ने माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार, ये चार ऐसे जगह है जहाँ पे अपनी कंपनी स्थापना की। तो बच्चों अगर आप, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जब मैं पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो देखिए माहे जो है इस पॉइंट पे, इसे माहे कहते हैं, ये मलाबार कोस्ट पे है, तो एम से मलाबार, एम से माहे। ठीक है। कराईकल जो है ये आपके कोरोमंडल कोस्ट पे है। बालासोर जो है ये आपके उड़ीसा के पास है, और साथ ही साथ जब कासिम बाजार की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। तो इस तरह का आप मैपिंग आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से आपके कहाँ पे है, मैपिंग के माध्यम से तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो अब आपको याद होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा जाए कि उनकी कंपनी कहाँ कहाँ स्थापना किया गया था, तो एक आप याद रखेंगे सूरत में, दूसरा आप याद रखेंगे मसूलीपट्टनम में, तीसरा आप याद रखेंगे कहाँ पे, चंद्रनगर में, चौथा याद रखेंगे पुडुचेरी में, फिर माहे में, कराईकल में, बालासोर में और कासिम बाजार में। इस तरह की चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फैक्ट, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अब आता है फ्रेंच और डच के बीच में जो आपसी झगड़ा होता है। तो देखिए पुडुचेरी को 1693 में अपने आधिपत्य में ले लिया किसने, डच। मतलब 1693 जो होता है तो डच क्या करती है, डच ने जो इस पुडुचेरी को शेर खां से लिया था इन्होंने, उसको ये क्या करते हैं, अपने आधिपत्य में कर लेते हैं।
लेकिन एक 1697 में रिजविक की संधि होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजविक की संधि किसके किसके बीच होती है। तो रिजविक की संधि जो है वो आपके डच और फ्रेंच के बीच में होता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पुडुचेरी डच ले चुका होता है 1693 में, वो वापस रिटर्न कर देता है किसको, फ्रेंच को। ठीक है, वो वापस शुरू करता है फ्रेंच को। आप अपनी बातों को याद रखेंगे। फिर आप याद रखें कि 1720 से 1742 के बीच में पुडुचेरी के गवर्नमेंट बनाए गए थे लिनो और डीमा को, और इन्होंने 1721 में इन्होंने मॉरिशस जीता, 1724 में माहे केरला में, 1739 में कराईकल पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से देख सकते हो, ऑलरेडी मैं बता दिया था कि किस तरह से फ्रांसीसी ने अपना विस्तार किया था भारत में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि फ्रांसिस में भारतीय कंपनी कब आए थे, तो 1664 में आए थे। इसके शासक कौन थे उस समय, तो लुटिन थे। किसके प्रयास से, तो कोलवर्ट के प्रयास से। फिर भारत में संस्थापक किसे कहते हैं, तो मार्टिन को कहते हैं, फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। अब आगे चलते हैं अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच आपका देखेंगे, एंग्लो फ्रेंच। तो अब देखिए ये 3 वार होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, इसे कर्नाटिक वार के नाम से जाना जाता है, जो 1746 और 48 होता है। एक 49 से आपके 54 होते हैं, और एक 56 से 63 होता है, जो सप्तवर्षीय वार होता है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो दोनों ही नेशन हैं यूरोपियन, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीस, ये साम्राज्यवाद की नीति अपनाते हैं। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने टेरिटोरी से बाहर जाकर के पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली राज्य करना। ठीक है, तो इसी के बीच में दोनों के मध्य यूरोप में संघर्ष होता है, और उसी यूरोप के संघर्ष का जो परिणाम है वो भारत में भी देखने को मिलता है। कहाँ, भारत में। और जिसका परिणाम ये होता है कि भारत में 3 कर्नाटिक वार होते हैं, और एक तरह से फ्रांसीसी कंपनी की क्या होती है, अंत होती है, और ब्रिटिश सुपरमेसी का क्या होता है, स्थापना हो जाता है। आप देखेंगे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इट वाज एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप कॉज बाय द ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। देखिए, जो ऑस्ट्रिया है, एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया का जो सक्सेशन मतलब होता है वहाँ का उत्तराधिकारी युद्ध, उत्तराधिकारी। तो मतलब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का जो परिणाम था, जो आगे चल के क्या हुआ था, भारत में तीनों हुए थे। अब देखिए, इसी को मैंने हिंदी में लिखा था, भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का आरंभ हुआ। अब देखिए, फ्रांसीसी मुख्यतः जो इनका था पौंडीचेरी में थे, और इनका उप कार्यालय जो था मसूलीपट्टनम में था, कराईकल, माहे, सूरत और चंद्रनगर। ये मैं इतने स्थानों को आपको बता चुका हूँ। मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश के में है, कराईकल जो है ये आपके तमिलनाडु के पास पड़ता है, माहे केरला में है, सूरत गुजरात में है, और चंद्रनगर जो आपका है ये आपके बंगाल में है। तो इतने जगह पे इनका फ्रांसीसी का अपना उप कार्यालय था, और मुख्य कार्यालय जो था ये आपका पुडुचेरी में था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ब्रिटिश थी, मुख्य बस्तियाँ मद्रास में था, बम्बे में था और कलकत्ता में था। ठीक है, और अनेक उप कार्यालय इनका था। ठीक है, अब आगे चलते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वार। अब देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए फर्स्ट कर्नाटिक वार का कॉजेज जो था, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन तो था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध तो था, लेकिन अगर इमीडिएट कॉजेज कहा जाए तो इमीडिएट कॉजेज में क्या होता है, हम आगे देखेंगे कि एक फ्रेंच जो था, आपके देखेंगे वर्नेट ने सीज कर लिया था, किसका, फ्रेंच के शिप को, और उसी के कारण टकराव होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है कि जैसे 1744 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का समाचार भारत पहुंचा, तो उस समय फ्रेंच के गवर्नर जो थे वो डुप्ले थे। ठीक है, जो फ्रांसीसी बस्ती पौंडीचेरी में रहते थे, और ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो आपके निकोलस मोर्स थे। ठीक है, कौन थे, निकोलस मोर्स। तो ये डुप्ले है, डुप्ले को ये बात पता था कि मेरी नेवल पावर जो है, मतलब नेवी शक्ति, वो काफ़ी कमज़ोर है। क्या है, कमज़ोर है। तो ऐसे में डुप्ले जो है वो निकोलस मोर्स से याचना करता है, प्रार्थना करता है कि जो यूरोप में चल रहा है उस चीज़ों को भारत में न लाने दे, और हम दोनों आपस में तटस्थ बने रहें, मतलब न्यूट्रल बने रहें, मतलब आपसे झगड़ा ना करें। लेकिन उसी समय आप देखते हैं कि जो निकोलस मोर्स है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ बर्नेट जो है वो ऑलरेडी शिप लेके आ चुका होता है। तो बर्नेट के शिप लेके आ जाने से निकोलस जो है वो डुप्ले को कोई आश्वासन नहीं देता है कि हम आप पे हमला करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की बातें नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है कि डुप्ले काफ़ी
मतलब एक तरह से घबरा जाता है और ठीक उसका परिणाम देखने को मिलता है कि जो बर्नेट है उसने क्या किया था, उसने ब्रिटिश बर्नेट ने फ्रेंच की शिप को क्या किया था, अगवा कर लिया था, हथिया लिया था, सीज कर लिया था। तो ऐसे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट कर्नाटक वार का इमीडिएट कॉज क्या था बच्चों, तो आप याद रखेंगे तत्कालिक कारण ये था कि बर्नेट के द्वारा फ्रेंच शिप का सीज कर लेना। बर्नेट के द्वारा क्या था, फ्रेंच शिप का सीज कर लेना, जिस कारण से दोनों ही गुटों में, फ्रेंच में और ब्रिटिश में क्या होता है, आपसी झड़प होती है। ठीक है, और ये था इमीडिएट कॉजेज। ठीक है, आप देखिए बाद में रिटिलिएशन क्या होता है, रिटिलिएशन में जवाबी कार्रवाई। तो डुप्ले जो है वो मद्रास छीन लिया 1746 में। आप देखिए डुप्ले मद्रास 1746 में किसकी मदद से छीनता है, तो एक मॉरिशस में बस्ती थी, मतलब वो फ्रांस का ही था। वहाँ के जो गवर्नर थे ला बुडेन थे, उन्होंने क्या किया, ला बुडेन ने, उन्होंने डुप्ले की मदद किया। लेकिन एक वक्त आया कि ला बुडेन जो डुप्ले था वो चाहता था कि मद्रास जो है वो फ्रांस का बस्ती बनकर रहे, लेकिन डुप्ले जो ला बुडेन है वो ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसे में ला बुडेन ने क्या किया कि अंग्रेज़ों से ब्राइब ले लिया, मतलब रिश्वत ले लिया, और रिश्वत ले करके उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, और रिश्वत कितना लिया था, 4 लाख पाउंड में। मतलब देख सकते हैं कि जो मद्रास एक तरह से ग्लोरियस माना जाता है, माने एक आगे चलकर उस मद्रास को फ्रेंच ने जीत लिया था, लेकिन ला बुडेन की कमी के कारण उन्होंने रिश्वत लिए 4 लाख पाउंड में और वापस मद्रास फ्रेंच को लौटा दिया, जिस कारण से क्या हुई, फ्रेंच को हार देखने को मिला। अब देखिए अब क्या होता है कि ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन जो है यूरोप में ख़त्म हो जाता है। ठीक उसके इमीडिएट इफेक्ट जो है भारत में भी कर्नाटक वार को ख़त्म करना पड़ा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए अब इसमें क्या है कि हम कर्नाटक वार से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें सेंट थोमे का या अडियार का युद्ध होता है। क्या, सेंट थोमे और अडियार का युद्ध, जो कि आपका 1748 में होता है। ठीक है, अब इस बैटल ऑफ सेंट थोमे अडियार के युद्ध में क्या होता है कि जो आपके डुप्ले हैं उसने प्रॉमिस किया था, वादा किया था किसे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से, कि अगर वो ब्रिटिश से मद्रास जीत लेते हैं तो ये मद्रास वापस अनवरुद्दीन को कर देंगे। लेकिन डुप्ले जीतने के बाद ऐसा नहीं करते हैं, जिस कारण से अनवरुद्दीन खफा हो जाते हैं, और इस खफा होने के कारण दोनों के बीच, अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, और इस युद्ध में डुप्ले जीत जाते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध को कहा गया है बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब देखिए अब यहाँ पर डुप्ले लगातार पॉजिटिव में था। डुप्ले क्या था, पॉजिटिव में था। एक तो मद्रास से जीता, ठीक है, दूसरा अनवरुद्दीन से जीता। लेकिन अगर ला बुडेन अगर धोखा न दिए होते, 4 लाख पाउंड में अगर मद्रास को न बेचा होता, तो फ्रेंच की शक्ति काफ़ी आगे निकल गई होती ब्रिटिशर्स से। लेकिन अचानक से वार ऑफ सक्सेशन यूरोप में ख़त्म होता है, ऑस्ट्रिया का वार ऑफ सक्सेशन, और भारत में भी फर्स्ट कर्नाटक वार को ख़त्म करना पड़ता है। और जो फर्स्ट कर्नाटक वार है उसको एक्सला सफल की संधि कहते हैं, या ट्रीटी ऑफ एक्सला सफल, जो 1748 में हुआ था। अब इस ट्रीटी में ये कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स है, जो उन्होंने मद्रास हारा है, ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस दे दो, और फ्रेंच को जो टेरिटरी है नॉर्थ अमेरिका में जिसे लुइस वर्ग बोलते हैं उसको वापस दे दिया जाए। मतलब ये संधि ने ये कहा कि देखिए आपस में अब झगड़ा करने का वक्त नहीं है, आप जो मद्रास भारत में जीते हैं, ठीक है, उस मद्रास को वापस अब ब्रिटेन को लौटा दे, और दूसरा जो टेरिटरी ब्रिटिश ने नॉर्थ अमेरिका में जीता था लुइसबर्ग, उसको फ्रेंच को वापस लौटा दो। ऐसे में दोनों अपने अपने टेरिटरी पा करके इस संधि में सहमति प्राप्त कर लेते हैं। आप देखिए तो दूसरा कर्नाटक वार जो है आप देखेंगे बच्चों, तो ये क्या होता है, इंटरनल अफेयर्स में होता है। क्या होता है, इंटरनल अफेयर्स में। मतलब ये क्या करते हैं कि जो फ्रेंच वाले और ब्रिटिशर्स वाले दोनों के आपसी आंतरिक मामलों में क्या करते हैं, एक तरह से भाग लेते हैं, जिस कारण से ऐसा क्या होता है कि सेकेंड कर्नाटक वार
आपको देखने को मिलता है। तो देखिए कारण देखेंगे तो पहला कारण तो है कि दोनों की पिछली शत्रुता। पिछली शत्रुता कहने का मतलब फर्स्ट कर्नाटिक वार, मतलब किसी की जीत नहीं हुई थी। डुप्ले भी इच्छुक था कि हमें जल्द से जल्द युद्ध करना है, और उधर से जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो भी चाह रहे थे। और ऐसे में भारत में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ होता है, और इस उत्तराधिकारी में देखेंगे हैदराबाद का उत्तराधिकारी होता है, कर्नाटक और तंजौर, इन तीनों जगह पर जब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है तो फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही पार्टिसिपेट्स करते हैं, और इस पार्टिसिपेट्स मतलब भाग लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि सेकेंड कर्नाटिक वार होता है। अब देखिए कि 1773 में ड्यूमा को बनाया गया था क्या गवर्नर, तो उसने तंजौर के युद्ध में सहायता के बदले कराकल प्राप्त किया था, ठीक है, कराकल। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर 1749 में ब्रिटिशर्स इसमें भाग ले लेते हैं। अब आते हैं मेन जो होता है हैदराबाद में। देखिए हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो असफ जहाँ निज़ामुल थे, ठीक है। अब वो उनका डेथ हो जाता है। उनके डेथ हो जाने पे उनका पुत्र थे नासिर जंग, वो चाहता था कि मैं वहाँ का निज़ाम बनूं, जबकि एक और पुत्र था सलावत जंग, वो भी चाहता था, जबकि पौत्र था मुजफ्फर जंग, वो भी चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने नासिर जंग का साथ दिया और सलावत और मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसी ने दिया था, ठीक है, एक के बाद एक। उसके बाद कर्नाटक में भी सेम वही परिस्थिति उभर कर आती है कि एक दोस्त अली थे वहाँ के नवाब, उनकी मृत्यु हो जाती है, और दोस्त अली की मृत्यु के बाद उनके दो जो थे ऐसे उत्तराधिकारी थे। पहले थे पुत्र जिसको अनवरुद्दीन कहा गया, और दूसरा थे उनके दामाद जो चंद साहब थे, चंदा साहब। तो अनवरुद्दीन को अंग्रेज ने साथ दिया, जबकि चंदा साहब का फ्रांसीसी ने साथ दिया। फिर आगे देखेंगे अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को अंग्रेज की सहायता प्राप्त हुई, जबकि चंद साहब के पुत्र जो थे रामा खां, उनको फ्रांसीसी के साथ मिला। आप देखते हैं अंबूर के युद्ध में क्या होता है। तो अंबूर के युद्ध जो होता है ये सेकेंड कर्नाटिक वार है। तो आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों, मैंने आपको एक बताया बैटल ऑफ अडियार, ये बैटल ऑफ सेंथो में वो कर्नाटिक फर्स्ट वार से है। दूसरा आप इनका संधि याद रखेंगे, एक्सला सफेल की संधि, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपके पुडुचेरी की संधि होती है जो कि सेकेंड कर्नाटिक वार से थी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि अंबूर की, तो 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होता है। फ्रेंच जो फ्रांस वो डिफीट करते हैं किसको, आपके अनवरुद्दीन को। ऐसे में ब्रिटिश सपोर्ट करता है किसको, और माने और ब्रिटिश क्या है सपोर्टेड किसको, अनवरुद्दीन को। और ऐसे में इनका किल्ड हो, माने ये इनको मार दिया जाता है। मैंने यहाँ पे एज ए ग्राफिक लिखा है। फिर जो फ्रेंच सपोर्टेड चांद साहब थे इनको बनाया जाता है क्या, आपको कर्नाटक का नवाब। और ये चांद साहब जो है प्रॉमिस किए रहते हैं अथा, इसलिए वो 80 विलेज जो है फ्रांस को देते हैं, ठीक है। आप फिर ब्रिटिशर्स जो है वो इनवाइट करते हैं नासिर जंग को। नासिर जंग आप याद रखें हैदराबाद, ठीक है, नासिर जंग जिसका इन्होंने अटैक बोला आप कर्नाटक पे अटैक करें, मैं आपको साथ दूंगा। और बाद में मुजफ्फर जंग जो है इसके सुल्तान बना दिए जाते हैं फ्रांसीसी के द्वारा। आप देखेंगे दोनों के युद्ध में होता है। फिर ब्रिटिश की ओर से एक योद्धा जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, जिन्होंने ऑलरेडी 1757 में क्या है बैटल ऑफ प्लासी को जीतकर अपनी महानता को सिद्ध कर दिया था। अब उनकी एंट्री होती है आपके उस्मान, ये तो पहले ही है, इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी आपके सेकेंड कर्नाटिक वार के बाद होता है, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता जो है उससे पहले ही सिद्ध कर दिया था। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि एक अर्क्यूट था, अर्कुट, उस पर 1751 में क्या किया था, अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है कि अर्कुट पे ब्रिटिशर्स ने कब अधिकार किया था, तो 1751 में, ठीक है। और ये अर्कुट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैपिटल ऑफ कर्नाटक था। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या किए थे, उस चांद साहब के सेना को हराया था, ठीक है, फ्रांसीसी सपोर्टेड, और उसके कमांडर लॉ को। और आप देखेंगे बाद में कि जो सलावत, आप वहाँ पे देखिए सलावत खान जो यहाँ पर फ्रेंच ने सपोर्ट किया था सलावत जंग को, ये बाद में ब्रिटिश से मिल जाते हैं डर के कारण, और फिर इनको ही शासक बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सेकेंड कर्नाटिक वार में हुआ क्या था, और इसमें संधि हुई, और संधि का नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और इस पौंडीचेरी ट्रीटी में क्या था कि आप भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब डू नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, ये कहा गया था किसके द्वारा, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए थर्ड
कर्नाटिक वार कब होते हैं? ये 1756 से 1763। अब इस समय यूरोप में एक युद्ध हो रहा होता है, उसका नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में थर्ड कर्नाटिक वार के समय यूरोप में कौन सा थर्ड युद्ध, मतलब कौन सा युद्ध चल रहा था पैरेलली? तो उसका नाम था आपका सप्तवर्षीय वार, ठीक है, 7 ईयर ऑफ वार, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होता है कि अब अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा होता है। तो अब इसके कारण क्या है आप देखते हैं। तो देखिए इसके कारण क्या था। तो सबसे पहले बंगाल अंग्रेजों का अधिकार, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। तो देखिए फ्रांस जो है, देखिए अब ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद का ये सिनेरियो चल रहा है, मतलब आपका बैकग्राउंड चल रहा है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो ऑलरेडी आपके सेकेंड कर्नाटिक वार में जीत चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके हैं, तो एज ए पावरफुल, तो फ्रेंच को ये लगता है कि जो बंगाल है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामरिक मतलब व्यापार की दृष्टि से अगर बंगाल को कब्जा कर लेते हैं तो एक तो रेवेन्यू जनरेट होगी और साथ ही साथ क्या होगा, फ्रांस का एक मतलब वर्चस्व बढ़ेगा। तो ऐसे में जैसे ही फ्रांसिस अपने काउंट डी लाली के नेतृत्व में बंगाल कब्जा करने के लिए भेजते हैं, उससे पहले ही क्या करते रॉबर्ट क्लाइव जो वहाँ पे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेते। सुदृढ़ करने का मतलब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में आपको सिराजुद्दौला को हरा करके यहाँ पे जीत जाते हैं। और यहाँ पे साथ कौन देता है रॉबर्ट क्लाइव का? तो वाटसन देते हैं। याद रखें वाटसन कौन थे? ये नेवी के क्या थे? अधिकारी थे वाटसन, ठीक है। तो इन्होंने जीत लिया। हम आगे आपको बताएंगे बंगाल के चरण में कि कैसे क्या होता है। अब फ्रांसीसी ने कोर्ट सेंट थोमे पर विजय प्राप्त किया, मतलब ये मद्रास है, इस पे इन्होंने तंजौर को भी घेरा था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बंगाल पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ। तो आपके फोर्ट सेंट डेविड पे किसका? फ्रांसीसी का। और फिर मद्रास को भी घेरा, लेकिन मद्रास पे इनको कोई सफलता नहीं मिली। और अंत में क्या हुआ, सलावत जंग, जिसका मदद कौन? फ्रांस कर रहा था, ये अंत में ब्रिटिशर से जा मिलते हैं और इससे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है। और लास्ट में 1760 में आप देखेंगे तो एक बैटल ऑफ वांडीवास होता है। वही बैटल ऑफ वांडीवास जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में होती है और उस कारण से वार वोन बाय ब्रिटिशर्स की जीत होती है। और इसी तरह से पेरिस के संधि के साथ आपका इसका युद्ध का अंत होता है। और इस ट्रीटी में ये कहा गया, पेरिस की संधि 1763 में हुआ और इस संधि में ये कहा गया कि अब व्यापार सिर्फ एज अ ट्रेडर्स के रूप में फ्रेंच कहाँ रहेंगे? भारत में रहेंगे और उन्हें मिलिट्री रखने का कोई अधिकार नहीं होगा, मतलब आपके पास मिलिट्री पावर नहीं होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कर्नाटिक वार आपका अंत होता है। यहाँ पर मैंने सीक्वेंस में दे दिया है अरेंज करने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर अरेंज करने के लिए है तो आपको दिक्कत ना पड़े। बैटल ऑफ सेंट थॉमस 1748, बैटल ऑफ अम्बूर आप देख सकते हैं 1749 करीब में, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ विद्रोह हुआ 1759, ये डच और ब्रिटिश के बीच में, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में होता है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 और एक बैटल ऑफ टालीकोटा 1565 में जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे उस समय ये होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन में आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब आगे हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाते जाते रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़, ताकि देखिए प्रीलिम्स तक मेरा फोकस है कि आपके जितने भी 12 फरवरी तक मेरा फोकस है कि जितने भी आपके पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन, जिसमें आपको मैं स्ट्रॉन्ग करा दूं, ठीक है। और आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे जहां से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।